हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मगन और आप देख रहे हो एग्जाम नेक्स्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक दमदार सेशन जो कि बायोलॉजी के करीब अप्रॉक्सीमेट 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एनटीपीसी और ग्रुप डी मैं करीब 100 क्वेश्चन के 3 लाइव टेस्ट लूँगा, जिसमें करीब 100 क्वेश्चन होकर टोटल 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपके आने वाली एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मेरे को ऐसा लगता है यदि आप मेरी इन वीडियो को देख लेते हैं तो करीब आपके बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन आप राइट कर सकते हैं। तो चले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं। कान का निरीक्षण करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं ओटोस्कोपी। क्या बोलते हैं? ओटोस्कोपी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कान के कितने मुख्य कार्य हैं? 2। श्रवण और शरीर संतुलन, इसके दो कार्य हैं। इस वीडियो में केवल आपको लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। अगली आने वाली वीडियो में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा। यू स्टेशन ट्यूब नली कहाँ पाई जाती है? ये मध्य कान में पाई जाती है, यानी इसे मिडिल ईयर बोलते हैं। ये मध्य कान में पाई जाती है। कान के 2 मुख्य कार्य श्रवण और शरीर संतुलन, ये दोनों कार्य किस कपाल तंत्रिका के द्वारा किए जाते हैं? तो ये 8वीं कपाल तंत्रिका के द्वारा किए जाते हैं। कान के कितने भाग होते हैं? तो कान के मुख्य 3 भाग होते हैं, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतकर्ण। यदि आप देखना चाहते हैं कि कान के ये जो भाग हैं वो कहाँ स्थित है, तो आप मेरे पहले वाली वीडियो कान यानी मानव ईयर वाली वीडियो देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो केवल आपको रिमेंबर के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि आप फटाफट रिमेंबर कर सके क्वेश्चनों को, क्योंकि मैंने इन्हीं सभी क्वेश्चनों की वीडियो पहले से अपलोड की है, बट उसमें थोड़ा डीपली मैंने समझा रखा है कि क्या है, कहाँ है, किधर पार्ट है, कौन सा पार्ट किधर है। बस आपको ये रिमेंबर के लिए, ताकि आप फटाफट क्वेश्चनों को रिमेंबर कर सको। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कान के कितने भाग होते हैं? कान के 3 भाग होते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया। बाह्यकर्ण के कितने भाग होते हैं? तो बाह्यकर्ण के 2 भाग होते हैं, एक होता है कर्णपाली और एक होता है बाह्यकर्ण नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो कर्णपाली यानी पिना भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। बाह्यकर्ण नलिका से मोम जैसा एक द्रव स्रावित होता है, यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? सेरुमन ग्रंथि, जो कि कान में होती है बाह्यकर्ण नलिका में। बाह्यकर्ण नलिका की लंबाई कितनी होती है? यानी 2.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। टिम्पैनिक के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य कान को टिम्पैनिक भी कहते हैं। कान की 3 अस्थियां किस भाग में पाई जाती है? कान में 3 अस्थियां होती है और दोनों में अगर मिलाते हैं तो 6 अस्थियां होती है टोटल। तो एक कान में 3 अस्थियां होती है, तो ये मध्य कान में होती हैं। आगे देखते हैं। आकार यानी अवरोही क्रम के आधार पर कान की हड्डियों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ी होती है मेलिस, इससे छोटी होती है इनकस और ये होती है स्टेपिज। तो ये तीनों हड्डियाँ कहाँ होती है? मध्य कान में होती है। आगे देखते हैं। कान की सबसे बड़ी हड्डी है मेलिस या हथौड़ा हड्डी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर कर सकें, क्योंकि अगर भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो एक बार आप भला तो कर सकते हो, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चनों के फ़ायदे उठा सकें और अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी में फटाफट बायोलॉजी की क्वेश्चन कर दे। तो देखते हैं आगे। कान मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। स्टेपिज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसे रकाब भी कहते हैं, क्योंकि रकाब के आकार का होता है या स्ट्रिप। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि रकाब हड्डी कौन सी है, तो वो स्टेपिज हड्डी को ही कहते हैं। तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है और कान की सबसे छोटी हड्डी भी स्टेपिज ही होती है। आगे देते हैं। मानव की किस हड्डी पर पाई जाने वाली पेशियां सबसे छोटी होती है? तो ये स्टेपिज हड्डी पर पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो सबसे छोटी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कान की किस हड्डी का आकार न्याय की तरह होता है? यानी एनुअल की तरह होता है। इनकस हड्डी का आकार न्याय की तरह होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यू स्टेशन ट्यूब नली कहाँ पाई जाती है? ये मध्य कान में पाई जाती है। कान को नाक और गले से कौन सी नली जोड़ती है? यानी कान, नाक और गले को कौन सी नली जोड़ती है? यू स्टेशन ट्यूब नली जोड़ती है। मध्य कर्ण की अस्थियों की श्रृंखला में नुकसान होने पर भी हमें थोड़ा थोड़ा सा सुनता रहता है, क्यों? मैस्टोइड हस्ती के कारण। एक मैस्टोइड हस्ती होती है जिसके कारण हम थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं। आगे दिखते हैं। ये आ गया आपके लिए एक मोटिवेशनल क्यूट। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। यानी कि इसका जो रहस्य निकलता है कि हमें जहाँ तक, यानी हमें जितना मिल रहा है उतने को ग्रहण करो। यानी अगर यदि अपन को डेली एक पार्ट पढ़ना है तो पहले डेली एक पार्ट पढ़ना स्टार्ट करो, फिर आप ऑटोमेटिकली सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो आप जितना मिल रहा है उसी को पढ़ो, ऑटोमेटिकली आप यानी 0 से स्टार्ट करोगे तो आप हीरो बन सकते हो।
तो देखते हैं आगे। ENT ट्यूब किसे कहा जाता है? तो ENT ट्यूब यू स्टेशन ट्यूब को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईयर, ई से ईयर, एन से नोज और टी से थ्रोट हो गया, यानी कि ये तीनों से संबंधित होती है, इसलिए इसे ENT ट्यूब भी कहते हैं। कान की कौन सी हड्डी सबसे अंदर की तरफ होती है? स्टेपिज जो हड्डी होती है ये कान की सबसे अंदर की तरफ होती है। कान की कौन सी हड्डी सबसे बाहर की तरफ होती है? तो मैलियस हड्डी होती है जो सबसे बाहर की तरफ होता है, इसे हथौड़ा हड्डी भी कहते हैं। मैलियस, वेरेनिकस और फिर स्टेपिज हड्डी होती है। आंतरिक कान किस हड्डी में होता है? यानी आंतरिक कान होता है जो किस हड्डी में होता है? टेम्पोरल अस्थि के पेट्रोस भाग में होता है। सुनने तथा शरीर के नियंत्रण संबंधी भाग अंग कान के किस भाग में स्थित होते हैं? अंतःकरण में। अंतःकरण में होते हैं, इंटरनल ईयर में। अंतःकरण की गुहा के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं एंडोलिम्फ। अंतःकरण के कितने भाग होते हैं? अंतःकरण के 3 भाग होते हैं, अर्धचंद्राकार नलिका, वेस्टिब्यूल और कोकिला। तो दोस्तों शेयर भी बनता है, तो एक बार शेयर करो। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर करो। अंतःकरण में स्थित अर्धचंद्राकार नलिकाएं संख्या में कितनी होती है? 3, 2 खड़ी 1 पड़ी होती है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार के एक छोर पर एक खुला हुआ भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एम्फुला। इसे क्या बोलते हैं? एम्फुला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर संतुलन का कार्य अंतःकरण के किस भाग या अंग द्वारा किया जाता है? वेस्टिब्यूल के द्वारा। वेस्टिब्यूल से शरीर संतुलन संबंधी वेस्टिब्यूलर तंत्रिका निकलती है, इसका किसका संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो सेरिबेलम से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोक्लिया भाग से श्रवण सुनने संबंधी कोक्लियर तंत्रिका निकलती है, इसका संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? सेरिब्रम से। 8वीं कपाल तंत्रिका के कितने भाग होते हैं? 2। 8वीं कपाल तंत्रिका के 2 भाग होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं डेसिबल में। कान की कौन सी पेशी अवशोषी अंग के रूप में जानी जाती है? पिन्ना पेशी। पिन्ना पेशी जो कान का बाह्यकरण होता है उसमें होती है ये। आम बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? यानी आम बातचीत जब हम करते हैं तो उसकी ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 60 से 70 डेसिबल होती है। मनुष्य के कान की अधिकतम ध्वनि तीव्रता सहन करने की क्षमता कितनी होती है? तो 130 डेसिबल होती है। दोनों कानों में कुल कितनी हड्डी होती है? 6। तो मैंने बताया था 3 इस वाले में और 3 उस वाले में, तो टोटल कितनी होती है? दोनों कानों में 6 हड्डियाँ होती हैं। मैलिस हड्डी किस से जुड़ी हुई है? अब देखो मैलिस हड्डी किस से जुड़ी होती है? मैलिस हड्डी का जो अगला वाला पार्ट होता है वो जुड़ा होता है कान के पर्दे से, यानी ईयर ड्रम से, और जो पिछला वाला जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है इनकस से। फिर इसके बाद इनकस आती है, फिर इनकस का अगर लगाते हैं तो इनकस का अगला वाला भाग मैलिस से और पिछला वाला स्टेपिस से, तो इस तरह होता है। आगे देखते हैं। इनकस हड्डी किस से जुड़ी हुई है? तो इनकस का अगला वाला पार्ट किसके बीच होता है? यानी ये मैलिस और स्टेपिस के बीच में होती है, तो अगला वाला मैलिस और पिछला वाला स्टेपिस से होता है। आगे देखते हैं। स्टेपिस हड्डी किस से जुड़ी हुई होती है? तो स्टेपिस हड्डी इनकस, यानी इसका स्टेपिस हड्डी का अगला वाला भाग इनकस से जुड़ा होता है और पिछला वाला वेस्टिब्यूल से। आगे देखते हैं। मानव शरीर में हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो मेंडुला ओब्लागेटा, यानी जो मेंडुला ओब्लागेटा होता है वो मानव शरीर में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं। मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है? यानी मस्तिष्क को मेरुदंड से जोड़ता है मेंडुला ओब्लागेटा, यानी एक तरह से जो मेंडुला ओब्लागेटा होता है इसी का जो प्रसार रूप है वो क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है, यानी रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से इसी से जुड़ी हुई होती है, मेंडुला ओब्लागेटा से। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार शेयर जरूर करें, तो सभी दोस्तों को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसका फ़ायदा उठा सके। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ओनली फॉर आपको कुछ नहीं करना, इनको रिपीट करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क के आधार पर पाई जाती है, जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है। किस रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों को मर जाने से है? यानी मस्तिष्क से। मानव मस्तिष्क में शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मेंडुला ओब्लागेटा जो होता है ये मानव शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क के मस्तिष्क स्टैम्प को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2, मेंडुला ओब्लागेटा और होता है पोन्स वेरोलाई। तो क्या होता है? पोन्स वेरोलाई। सेरिब्रम। अब देखो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं,
ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब ये जो सेरिब्रम होता है ये होता है अग्र मस्तिष्क में, सेरिबेरलम होता है ये मध्य मस्तिष्क में, सेरिबेलम होता है ये पश्चिम मस्तिष्क में होता है। क्योंकि इनके नाम एक से आ रहे हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क, सेरेब्रल मध्य मस्तिष्क और सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क में होता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी मानव शरीर का अगर संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाए, सेरिबेलम। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क के ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, तो सेरिबेलम के द्वारा। मानव मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो पश्चिम मस्तिष्क जो पीछे का मस्तिष्क होता है उसके दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टैम्प। आगे देखते हैं, ये आपके लिए वापिस एक मोटिवेशनल क्यूट लेके आया हूँ मैं। तो ये मोटिवेशनल क्यूट देखते हैं, शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन प्रवेश खुद को करना होगा। यानी शिक्षक हमें केवल राह दिखा सकते हैं, उस राह पे हमें चलना होगा। शिक्षक हमें केवल सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, उस सिलेबस को हमें ही रिवाइज करना होगा और हमें ही उस जो एग्ज़ाम है उसको पार करना होगा, एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। तो आगे देखते हैं, इससे ये शिक्षा मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। जो मध्य मस्तिष्क होता है इसको दो भागों में, एक होता है सेरेब्रल और एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। अब आता है, निम्न में से कौन मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रित का कार्य करता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ताप नियंत्रक होता है। आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क में ठंड, गर्मी और दर्द का एहसास किसके द्वारा किया जाता है, थैलमस के द्वारा। किसके द्वारा, थैलमस के द्वारा। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अग्र मस्तिष्क के डायएनसेफेलोन को कितने भागों में बांटा गया है, दो। यानी कि अग्र मस्तिष्क का एक डायएनसेफेलोन होता है और एक होता है सेरिब्रम। तो डायएनसेफेलोन को भी दो भागों में बांटा गया है, थैलमस और हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के डायएनसेफेलोन को कितने भागों में बांटा गया है, दो, थैलमस और हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, सेरिब्रम को। ये जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का जो आगे का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, उसी में होता है सेरिब्रम। आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क में याददाश्त या स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, सेरिब्रम के। जब भी अगर कोई व्यक्ति है उसके अगले वाले सिरे पर अगर चोट लग जाती है तो उसका याददाश्त जाने की क्या होती है, गुंजाइश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में याददाश्त, स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, सेरिब्रम। तभी तो जो कानून होते हैं हमारे गवर्नमेंट कानून, तो उनमें अधिकतर कि भाई कहीं भी अगर बाइक चला रहे हो तो आप हेलमेट जरूर लगाओ, ताकि अगर मस्तिष्क सेफ है तो लगभग आपका जो बॉडी है उसका 80% पार्ट सेफ है। आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिब्रम, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम और डायएनसेफेलोन। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो मानव मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1400 ग्राम होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको 1350 भी आ जाता है और कभी कभी 1450 भी है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे, तो 1450 ग्राम होता है। मेनिंजिस से संक्रमण व सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों लेयर को क्या कहते हैं, मेनिंजिस। ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होती है, तो 3 लेयर होती है। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्रेनियल या कपाल। ठीक है, ये एक हड्डियों का ढांचा है हमारे मस्तिष्क का, इसे बोलते हैं क्रेनियल या कपाल बोलते हैं। त्वचा, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित रहती है, एपिडोस उत्तक के रूप में होती है। त्वचा में स्थित छोटी कोशागार पाई जाती है जिनसे एक वसायुक्त पदार्थ का स्राव होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सीबम। श्वेत ग्रंथि, तलीय ग्रंथि तथा त्वचा की किस परत में पाई जाती है, तो डर्मिस, ये त्वचा की डर्मिस परत में पाई जाती है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना निकालने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? श्वेत ग्रंथि, यानी पसीना निकालने वाली जो ग्रंथि होती है उसे बोलते हैं श्वेत ग्रंथि बोलते हैं। आगे देखते हैं, त्वचा किस परत में स्पर्श पिंड स्थित होते हैं? डर्मिस में। तो त्वचा की 3 परत होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। तो अभी देखते हैं, पसीना का स्राव किन तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पसीने में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य की त्वचा की कोशिकाओं में 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है। यह सूर्य की किरणों के प्रभाव में किस में बदल जाता है? तो ये विटामिन डी में बदल जाता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, मेलानिन त्वचा की किस परत में पाया जाता है? तो मेलानिन त्वचा की एपिडर्मिस परत में पाया जाता है, ठीक है। और ये मेलानिन जो होता है इसी के कारण हमारी त्वचा का रंग परिवर्तित होता है, यानी काली हो जाती है और भूरी। यानी अगर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो त्वचा क्या होगी? थोड़ी काली हो जाएगी। अगर मेलानिन की मात्रा कम है तो त्वचा भूरी हो जाएगी। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन के कारण, ठीक है, मेलानिन। आगे देखते हैं, रक्त वाहिकाएं त्वचा की किस परत में पाई जाती है? डर्मिस में। जो रक्त वाहिकाएं होती है वो डर्मिस में पाई जाती हैं। रक्त वाहिकाएं त्वचा की किस परत में नहीं पाई जाती है? एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती हैं। फिर आ गया आपके लिए एक मोटिवेशन क्यूट, तो देखते हैं इस मोटिवेशन क्यूट को। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नज़रों में, ठीक है। यानी कि हमें भी किसी भी टारगेट को यदि अचीव करना है तो सब्र रखना जरूरी है, तभी हम उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए टाइम और सब्र यानी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जीवन में आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो चलते हैं। त्वचा का नियंत्रण करती है तापमान और जल हानि का, यानी त्वचा किसका नियंत्रण करती है? तापमान और जल हानि का। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यानी हमारे शरीर का अगर सबसे बड़ा अंग देखा जाए तो त्वचा होती है, जो कि हमारे पूरे शरीर को लगभग ढके हुए होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊपरी त्वचा को क्या कहा जाता है? तो एपिडर्मस होती है। सबसे ऊपरी जो त्वचा होती है एपिडर्मस। यदि आप इसको अच्छी तरह समझना चाहते हो कि त्वचा में कितने परत होती हैं तो आप मेरी वीडियो देखिए, मानव त्वचा से संबंधित मैंने एक वीडियो चढ़ा रखी है, तो उसको जाके देखिए, आप उसमें डीपली समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा की कितनी परतें होती है? तो मानव त्वचा की 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस होती है। आगे देखते हैं, बोमेन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो बोमेन ग्रंथि नाक की श्लैष्मिक त्वचा के नीचे पाई जाती है। श्लैष्मिक जो त्वचा होती है नाक की, उसके नीचे बोमेन ग्रंथि। कान में पाई जाती है सेरुमन ग्रंथि, और नाक में पाई जाती है बोमेन ग्रंथि। आगे देखते हैं, गंध के उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, जिन्हें सूंघने वाली इंद्रिय कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया और ग्लोसाइटस किससे संबंधित है? ये जीभ से संबंधित है। ये जो रोग होते हैं जीभ में होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जीभ की स्वाद संवेदना किन कपाल तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं कपाल तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, मीठापन शीर्ष, तो देखो मीठापन यानी कि जो हमारी जीभ होती है इसका अग्रभाग जो होता है ये मीठे का अनुभव कराता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जीभ अधिकतर मीठे के लिए ज़्यादा लालची होती है, तो अग्रभाग मीठे। इसका जो मध्य भाग होता है वो नमकीन का, इसका जो किनारा होता है वो खट्टे का, और इसका जो आधार भाग यानी पीछे का भाग जो होता है वो कड़वे का अनुभव कराता है, ठीक है। तो मैंने जीभ से संबंधित भी एक वीडियो अपलोडेड किया है, तो उसको आप एक बार देख लेना। यदि नहीं देखा हो तो वो आपको काफ़ी डीपली से आप उसमें समझ सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आगे का क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है दोस्तों। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली सभी वीडियो के लिए आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो एक बार बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब रुधिर स्पष्ट पाइपलाइनों में संचरित ना होकर छोटी बड़ी अनियमित गुहाओं से संचारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। आगे देखते हैं, जब रुधिर स्पष्ट पाइपलाइनों या वाहिकाओं से संचारित होता है तो उसे कहते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर विशेष प्रकार का उत्तक है,
रुधिर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का ऊतक, तो तरल संयोजी ऊतक है। तो कौन सा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक। रुधिर किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। तो रुधिर किस प्रकार का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे देखते हैं, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच होता है, यानी अप्रोक्सीमेट कितना होता है? लगभग 7.4 होता है। तो ये तीनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो या तो 7.4 आएगा, या 7.3 आएगा, या 7.5 आएगा, यानी तीनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोजन की क्षमता, यानी कि पी का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हृदय से रुधिर के सभी अंगों तक किसके द्वारा पहुंचता है? यानी हृदय से जो रुधिर होता है वो सभी अंगों तक किसके द्वारा पहुंचता है? धमनी के द्वारा पहुंचता है। आगे देखते हैं, शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर हृदय तक किसके द्वारा पहुंचता है? यानी शरीर से जो सभी अंगों से वापस अशुद्ध रुधिर हृदय तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है सिराओं के द्वारा। मानव में रुधिर की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होती है? तो ये होती है लगभग 7 से 8%। कितना होती है? 7। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो मानव में रुधिर की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, यानी मानव शरीर होता है इसमें रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद। अगली वाली वीडियो में भी करीब 100 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं।